So hello guys, this is Jagmeet Singh. So welcome to Jagmeet to the YouTube channel. So today, this new video, it's gonna be about the IELTS and the GPA stuff. That's a preliminary requirement that happens in every master's program. The first requirement thing. So before starting the video, I just want to let you guys thank you so much for the love and support you're giving to the previous video. I'm getting so many DMs and all. And guys, yes, happy Diwali to everyone because जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन दिवाली है यहाँ पे. So for that, happy Diwali guys. And yeah, so बैक टू द टॉपिक. सो एज यू ऑल गाइस नो कि मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द मास्टर्स प्रोग्राम कि जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन कैसे मास्टर्स के प्रोफाइल को जज किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. तो वहीं से मैं बता रहा हूँ, इसकी सेकंड वीडियो है और इसके अंदर बताने वाला हूँ कि तुम्हारा जीपीए स्टफ वगैरह तुम सही कर सकते हो, प्लस तुम्हारा आईएलटीएस के अंदर तुम कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो. सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द जीपीए स्टफ. गाइस हर यूनिवर्सिटी का मोस्टली यही होता है कि मिनिमम 7 तो चाहिए ही होती है उनका जीपीए. लाइक मोस्ट यूनिवर्सिटीज का रिक्वायरमेंट आउट ऑफ 10 होता है और 7 रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम. कई यूनिवर्सिटी मोर देन 8 होता है और कई यूनिवर्सिटी में होता है कि लास्ट 2 इयर्स का तुम्हारा 7 पॉइंट समथिंग और 7 से अबव होना चाहिए या 8 होना चाहिए. सो गाइज जस्ट टू लेट यू नो अगेन, जो मर्जी हो, चाहे लास्ट 2 इयर्स का मांगा हो या 3 इयर्स का, चाहे तुम्हारे जो मर्जी कहें, बट अगर तुम्हारा CGPA ऑल ओवर टिल योर 3rd ईयर, क्योंकि तुम अप्लाई के लिए एलिजिबल 3rd ईयर से ही शुरू हो जाते हो. लाइक 3rd ईयर तुम्हारे लाइक 3rd ईयर तक का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा. तो उसके अंदर तुम्हारा अगर GPA टिल योर 6th सेमेस्टर 7 है, आई मीन जो कि तुम्हारा अगर रिक्वायरमेंट 8 है तो अगर तुम्हारा 8 है और अगर तुम्हारा लाइक 7.6 से 7 लाइक जो भी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट है लाइक 7.5 और अगर तुम्हारा कम्युलेटिव टिल 3rd ईयर इज 7.5 से ज़्यादा है तो ही तुम एलिजिबल हो. तो ये मत सोचना कि लास्ट 2 इयर्स का 7 होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का 7 होना चाहिए, ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उससे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का हिसाब वही रहता है कि अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर हो कि तुम्हारा ऑल ओवर GPA टिल 3rd ईयर इज 6.5 बट तुम्हारा लास्ट ईयर में 7.5 से ऊपर जा रहा है तो तुम अप्लाई कर दो तो रिजेक्शन आएगा. लिख के ले लो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जैसे जज करें बट तुम्हारे साथ पूल में और भी बहुत बंदे होते हैं तो यूनिवर्सिटी उसकी देखने के बजाय तुम्हारे उसको उनको ज़्यादा कंसिडर करेगी जिनके ऐसे स्कोर होता है इंस्टेड ऑफ ये वालों को देख के कि तुम्हारा लास्ट 2 ईयर में इतना है और फर्स्ट ईयर तुम्हारा कम्युलेटिव 6.9 है. तो गेट दिस इन हेड के नहीं बनेगी बात. तो अगर उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर में 7 हो और तुम्हारा कम्युलेटिव 7 से ज़्यादा बन रहा, 7 से कम बन रहा है बट तुम्हारा लास्ट ईयर का 7.5 बन रहा है तो नहीं बात बनेगी. तो ऑल ओवर जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारा कम्युलेटिव में होना चाहिए. तो ये तो होगी और तुम जीपीए की तुम्हें ज़्यादा पता है अपने कॉलेज के बारे में, राइट. मैंने अपने कॉलेज के अंदर मैंने कभी ज़्यादा ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी अपने बैचलर्स के अंदर, बट उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था थोड़ा बहुत इधर उधर से. मतलब अपना मैं कभी बुक्स भी रेफर नहीं करता था अपने IP यूनिवर्सिटी वाले जो देख रहे हो उनको पता ही होगा, मैं बुक्स भी रेफर नहीं करता था. बट फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, एक थोड़ा बहुत देखा तो करके मैंने बहुत घिसा था अपने आपको 3rd ईयर के अंदर, तो जाके मेरी थोड़ी CGPA अच्छी हुई थी और मैं 7.3 थी मेरी GPA जब मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटीज के अंदर. और तब भी देख लो कंपटीशन इतना था कि मेरे को सिर्फ एक एडमिट आया. तो गाइस ये तो होगी बात GPA की. तो तुम्हें पता है कि GPA तुम्हें कैसे इंप्रूव करनी है और करनी ही पड़ेगी. GPA सेंट्रिक हो चुकी है यहाँ पे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज. USA में नहीं है इतना बट कनाडा में बहुत है. तो GPA सेंट्रिक हो गई है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर GPA. सेकेंड थिंग IELTS. अब IELTS के अंदर गाइस क्या है कि तुम्हें बहुत वीडियोस मिल जाएंगी IELTS के अंदर कि तुम यहाँ रीडिंग के लिए यहाँ पढ़ो, राइटिंग के लिए यहाँ पढ़ो, स्पीकिंग के लिए यहाँ पढ़ो, लिसनिंग के लिए यहाँ करो. अंधे टूल्स पढ़े हैं, अंधिया चीजें, मतलब यह लाइक गुड अमाउंट ऑफ स्टफ ऑनलाइन. बट लास्ट में बात प्रैक्टिस की ही है. IELTS का स्कोर तभी बढ़िया आएगा जब तुम्हारे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस हो. और उसके साथ 4-5 टिप्स ट्रिक्स है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ. देखो IELTS की पहले बात होता है IELTS स्पीकिंग की. स्पीकिंग के अंदर तुम्हें पता ही है कि वो तुम्हें पहले एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद वो तुमसे कोई क्यू कार्ड उठाया जाएगा, तुमसे उसके रिलेटेड कुछ पूछना होगा. तो वैसे हर जगह सेम है. तो उसके अंदर क्या करना है कि तुम्हें पहले एक अच्छा खासा मैटर लिखित से 10-12 लाइन्स ऑफ पैराग्राफ तैयार कर लेना जो तुम्हें पूछा जाएगा. टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ की. सो आई एम दिस एंड दैट, आई हैव डन दिस एंड दैट. सो बेसिक इंट्रो और उसको एक अच्छे खासे वर्ड्स, ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा फ्लैशी और कैची वर्ड्स डाल रहे हो उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना. वहाँ पे सिंपल सादी इंग्लिश के अंदर एक अच्छा खासा सा पैराग्राफ तैयार करके रख लो. और उसके बाद यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग इट. और यू कैन से कि अब बात करते हो सेकेंड की जो क्यू कार्ड निकलेगा वहाँ पे तो कुछ भी निकल सकता है. तुम सिटी यू लिव एंड ऑल. तो
उसको डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी बहुत मिनिमल इंग्लिश चाहिए होती है। तो स्पीकिंग का इतना चक्कर नहीं, बस स्पीकिंग में एक बात का ध्यान रखना, तुम हम जो वर्ड यूज करते हैं स्टॉप वर्ड यूज करते हैं ऐसे करके, वो नहीं करना, बस उसका ध्यान रखना। वो जितना कम करोगे उतना उस बंदे को लगता है कि इसकी इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंसी, क्योंकि वो वहाँ पे फ्लुएंसी चेक करेंगे, राइट। तो उस पर ध्यान रखना और तुम्हारा स्पीकिंग बहुत अच्छा चल जाएगा। बस यही 2 ट्रिक्स हैं, बाकी प्रैक्टिस है लाइक। और प्रैक्टिस की बात मैं करता हूँ लास्ट के अंदर 5th सेक्शन बना के उसका। तो ये हो गया अपनी लिसनिंग की ट्रिक। अब कहते हैं राइटिंग की ट्रिक। अब राइटिंग के अंदर तुम्हें मतलब ये समझ लो कि सारी वोकैबुलरी ऑब्वियसली नहीं याद कर सकते, राइट। और मोस्टली कॉमन वर्ड्स ही आते हैं, कॉमन वही चीजें आते हैं। तो 8-10 ना वर्ड होते हैं, लाइक इफ फॉर एग्जांपल इफ यू सेइंग बट, however, although, though, so ऐसी चीजें का कॉम्बिनेशन के एक 6-10 सेट याद कर लो जो तुम अक्सर यूज करते हो, लाइक राइटिंग अ पैराग्राफ। जैसे कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल के हैवी स्कूल बैग्स क्यों होने चाहिए बच्चों के, इस तरह के कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो उसी टॉपिक्स के ऊपर बस ऐसे however, although, और राइटिंग का लिखने का एक तरीका है। फॉर एग्जांपल हैवी स्कूल बैग्स एक टॉपिक है जिसके अंदर बंदा अगेंस्ट में भी बोल सकता है, फॉर में भी बोल सकता है। तुम्हें स्टार्टिंग तुम्हारा जो सेट ऑफ पैराग्राफ वो 2 तरीके ऐसे होना चाहिए। पहले इंट्रोडक्शन, हैवी स्कूल बैग्स की इंट्रो होगी, उसके बाद तुम जो सपोर्ट कर रहे हो वो नहीं, उसके खिलाफ, लाइक इफ यू आर सपोर्टिंग फॉर, लाइक मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए हैवी स्कूल बैग्स, राइट। तो मैं पहले मैं बोलूंगा फॉर कि क्यों होने चाहिए, फिर मैं बोलूंगा अगेंस्ट कि क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्चुअली सपोर्ट कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। फिर मैं कंक्लूजन करूंगा, और कंक्लूजन के अंदर मैं अपने आप को बात ठहराऊंगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 पैराग्राफ के अंदर तुम्हारा राइटिंग खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 4 पैराग्राफ में लिखा जाता है। मेन इंट्रो, फॉर मतलब वो मोशन जो जिसके तुम खिलाफ हो, फॉर या अगेंस्ट। मैं अगेंस्ट हूँ हैवी स्कूल बैग, तो फॉर के बारे में, फिर मैं अगेंस्ट, और फिर कंक्लूजन। और हर पैराग्राफ के अंदर अगर तुम्हें जैसे फॉर के अंदर क्या बोलना है, कॉजेस, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, रिजल्ट। कॉजेस, नेगेटिव इम्पैक्ट, रिजल्ट, ये होता है पैराग्राफ वाइज जो तुम्हें ऐसे बारे में बोलना है। तो ये होगा तुम्हारा राइटिंग का पार्ट। ये ट्रिक है। उसके बाद प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जैसे होगा मैं बताऊंगा। तो ये हो गया रीडिंग का खत्म, राइटिंग खत्म। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग बहुत सिंपल है, जिसमें से थोड़ा कंसंट्रेशन का माइंड, और उसके अंदर प्रैक्टिस नहीं चाहिए। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है, टिप्स नहीं है कि कैसे करना है। उसमें सिर्फ तुम्हें जो पैराग्राफ में लिखा, हाँ बस उसके अंदर एक ट्रिक मैं जरूर कहूंगा। जैसे तुम्हारे को 3 पैराग्राफ आते हैं, राइट, इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास, 2 पैराग्राफ है, 3 जो भी है और पैराग्राफ आता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हें पैराग्राफ दिए हुए हैं ना, तो उसके पहले सीधा पैराग्राफ की तरफ देखना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना, सीधा क्वेश्चन पे टपो। क्वेश्चन देख लिया, एक बार आंखों से धरा लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद जाओ पैराग्राफ पे, फिर पैराग्राफ को एक बार स्किम कर लो, अच्छा एक ठीक है, ऐसे मतलब ये नहीं कि तुम पूरा ढंग से पढ़ने लगे, स्किम करना, लेकिन अपनी आंखों से दोहराना एक बार, अच्छा। फिर तुम्हें ना बीच बीच में कहीं ना कहीं चीजें मिलने लग जाएंगी, अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसा था, क्वेश्चन में ऐसा था, तो वो तुम्हें देखना है, करते जाना है। उसके बाद जैसे वो हुआ, फिर क्वेश्चन पे आओ, फिर क्वेश्चन देखो, अच्छा अब क्वेश्चन को तुमसे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है, अब तुम्हें पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है। तो इसी तरह 4 बार करके, मतलब 4 बार ये स्टेप है। स्टेप 1 क्वेश्चन स्किम, फिर पैराग्राफ स्किम, फिर क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा, फिर पैराग्राफ क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ को ढंग से। इन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके तुम अच्छी खासी रीडिंग करके खत्म कर दोगे। ये होते हैं रीडिंग का ट्रिक। अब बात करते हैं लिसनिंग की। गाइस लिसनिंग के अंदर हमेशा जो तुम्हारी सबसे बड़ी बात, आइल्स की सबसे इजी पार्ट ये है कि जो लिसनिंग है ना, लिसनिंग के अंदर जो जिस तरह सेट ऑफ चीजें होती जा रही हैं वैसे ही क्वेश्चन भी आगे बढ़ते जाते हैं। लाइक ऑडियो जो है बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में क्वेश्चन होते हैं। ऑडियो के बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूजा, व्हाट वाज पूजा डूइंग, और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फादर ऑफ पूजा। तो जो तुम्हारा ऑडियो होगा, ऑडियो के अंदर भी ऐसे होगा कि पूजा ये कर रही थी, पूजा के पापा ऐसे थे। तो इसी तरह सिंक्रोनाइज वे में के अंदर ही वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो ऐसे तुम कर सकते हो। और लिसनिंग का मेन एक ही ट्रिक है, वो है कंसंट्रेशन, ढंग से सुनना। बहुत मैंने हाल ही में कोई सुना है कि जिसके बहुत कम बैंड आए हो लिसनिंग के अंदर। लिसनिंग सबसे आसान है, बस सिंक्रोनाइज वे में सुनना होता है और अच्छे खासा तुम स्कोर आ सकता है। अब गाइज ये हो गए सारे के तुम ट्रिक्स और टिप्स जो भी तुम आइल्स के अंदर कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से लाए इतना मटेरियल। गाइज ऑनलाइन जाओ, जस्ट गूगल सर्च, सीरियसली कह रहा हूँ, गूगल सर्च आइल्स प्रैक्टिस पेपर्स। तुम्हें अगर मान लो, मैं बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 2-3 महीने पैसे प्रैक्टिस करते रहो, इतनी जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल पेपर नहीं होता।
ठीक है, मैं भी अपना ही बताऊंगा मैंने कैसे किया था, मैंने कोचिंग भी ली थी उसके लिए, राइट। तो मैं बताऊंगा आइल्स के अंदर अगर तुम्हारा मान लो 10 तारीख को पेपर है, तो पिछले महीने के 20 तारीख को अपना मतलब जब 20 दिन पहले अपना पेपर के लिए तैयारी शुरू कर दो। 20 दिन में तुम्हें सारा दिन नहीं करना, रोज एक पेपर लगाना है, एक आइल्स का पेपर पूरा ढंग से बैठ के, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, सिर्फ एक पेपर। और जैसे तुम दिन के मतलब अब पेपर से 2-3 दिन पहले तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी 2 कर देनी है, बस कुछ नहीं करना। और ढंग से किसी बंदे से चेक करवाना जिसको अच्छा खासा इंग्लिश का हो, जो तुम्हें राइटिंग को चेक करे। और ये नहीं कि तुम राइटिंग के अंदर पहले दिन मिस्टेक करो वही तुम अगले दिन भी करो, वो नहीं करना। मिस्टेक देखो कि यहाँ तुम यहाँ फेल हो रहे हो, यहाँ पे थोड़ा हो, इस वर्ड को थोड़ा करो, इस वर्ड को थोड़ा ऐसे करो, बस इधर उधर का ट्विक्स होते हैं, थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं होता, बस उसको करते चले जाओ, तुम्हारा अच्छा खासा राइटिंग इंप्रूव हो जाएगा। और रीडिंग के लिए भी मतलब सबके लिए यही है कि प्रैक्टिस करो, बट हाँ लिसनिंग को तुम कम कर सकते हो, एक दिन छोड़ दे, एक दिन कर ले, एक दिन छोड़ एक दिन कर ले, क्योंकि लिसनिंग इतनी मुश्किल नहीं होगी। लिसनिंग कभी मुश्किल नहीं आती और कभी भी नहीं होगी, मैं गारंटी करता हूँ। अगर तुम्हारे लिसनिंग के अंदर कम है तो तुम थोड़ा सोचने वाली बात है कि आइल्स के पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि अगर लिसनिंग में नंबर नहीं आ रहे तो फिर मुश्किल है कि रीडिंग राइटिंग में भी आए, क्योंकि लिसनिंग सबसे आसान पार्ट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 1-2 लिंक्स डाल दूंगा जहां पे तुम आइल्स के पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं कोचिंग की, तुम्हें कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो गाइज मैं ये कहूँगा कि कोचिंग की ज़रूरत तुम्हें, मैं कहूँगा कि हर कोचिंग के अंदर ना एक हफ्ते की ट्रायल क्लासेस होती हैं और तुम्हें वही हफ्ते की ट्रायल क्लास लेनी है, बस बाकी प्रैक्टिस है, वो तुम्हें ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे। मैं लिख के देता हूँ, मैं खुद महीने की क्लास लेने गया था, एक हफ्ता उसने मेरे को ट्रिक्स बताई थी, एक हफ्ता भी नहीं 2-3 दिन, जो मैंने अभी तुम्हें वीडियो में बता दी वही 2-3 उसने ट्रिक बताई थी, मैंने वही की। उसके बाद उससे प्रैक्टिस है, वो कुछ नहीं करता था, मैं जाता था अपना प्रैक्टिस करी, पेपर ऊपर का प्रैक्टिस जो भी करना होता था लिखा, इधर उधर जो भी किया उसको चेक कराया, खत्म, ऐसे ही होता था। तो इतने कुछ पैसे 8-10 हज़ार वो मांग लेते हैं, इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो गैस मैं यही बोलूंगा, अगर चुपचाप अपना एक हफ्ते की ट्रायल क्लास लो, वहाँ पे उनसे टिप्स और ट्रिक्स जो इससे हैं, जो कि यही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो अच्छी बात है, तुम्हें मिलेगी, मेरे को लगता नहीं मिलेगा, बट मिली तो वो देखो और अपना प्रैक्टिस शुरू कर दो, उसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। जब पेपर देने जाना है ना, तो मैं जब भी आइल्स का तुम पेपर देने जाओ तो तुम्हें टारगेट नहीं देखना कि मैं यूनिवर्सिटी इतना टारगेट कर रही है, इतना टारगेट नहीं, ऐसा नहीं करना। नॉर्मली अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, लाइक इंग्लिश के अंदर एवरेज, जैसे मैं ही था, मेरे भी इतने अच्छे नहीं, मेरे 7 बैंड्स आए थे, मेरे अपना रीडिंग में, मेरे लिसनिंग में मेरे आए थे 8, रीडिंग में मेरे 7, स्पीकिंग में मेरे 6.5 और राइटिंग में मेरे 6, मेरे ऐसे आए थे। तो इस हिसाब से तुम्हें मतलब मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ कि मैं एवरेज स्टूडेंट था कि मेरे इतने बैंड्स आ गए हैं, तो इस हिसाब से तुम्हें अपना अगर एवरेज तुम पढ़ लोगे ना, ये जो मैंने किया जो बताया तुम यही कर लोगे ना, तुम्हारे इतने तो आ ही जाएंगे, 7.5 भी हिट कर सकते हो, बिग डील, आराम से। बस कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, मेन बात ये मैं भूल के बताना, स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सिर्फ इतने सा ये था वीडियो में। तो ये हो गया तुम्हारा आइल्स का और जीपी का। अब हमारा प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट का हो चुका वीडियो खत्म। अब मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा एसओपी के बारे में, और एसओपी में क्या लिखना है, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इंटर्नशिप का पता लगे कि किस तरह की इंटर्नशिप के लिए कैसे तुम उसको बता सकते हो, लिखा सकते हो, और किस तरह उसको एनहांस कर सकते हो ताकि तुम्हारा एसओपी के अंदर भी और अच्छा लगे और रिज्यूमे में भी अच्छा दिखे। तो अगले में हम बात करेंगे रिज्यूमे और अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में जो तुम सबमिट करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस, होप यू गाइस लाइक इट। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो ताकि उस एल्गोरिथम को पता लगे और आगे तक भी बढ़े। और हाँ, डू शेयर इट गाइज, क्योंकि अब तुम शेयर करोगे आगे तो और बच्चों के पास रीच पहुंचेगा, तो ये मेरा चैनल जो है अच्छा ग्रो भी होगा, मेरी फैमिली एक्सटेंड होगी और अच्छी हो गाइज। एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट टिल नाउ, जो भी तुमने मेरे को अभी तक किया है। और गाइज एक और चीज मैं देखता हूँ, मेरे एनालिटिक्स में देखता हूँ कि 80% ऑफ द गाइज जस्ट वॉच द वीडियो एंड देन डिडंट सब्सक्राइब इट। यार दबा दो यार, एक बटन ही तो दबाना है, क्या दिक्कत है, तुम्हारे कौन से पैसे लग रहे हैं इसके अंदर। सो थैंक यू गाइज। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक। Thank you. Hope you guys like it. Press the bell notification on, subscribe the channel, and do support guys. Thank you. See ya.